नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल। बच्चों, आज आपका एफएसटी टेस्ट नंबर 44 हुआ, तो केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं करूंगा और आखिरी के 25 क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड संजीव सर करेंगे। आइए आज के सेशन, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि इस मुहिम के तहत यूट्यूब सेशंस कंटिन्यू लग रहे हैं। हर पेपर का डिस्कशन हो रहा है और आप सब लोग उसमें बड़ी संख्या में पार्ट ले रहे हो। तो ये सब कुछ सर के मार्गदर्शन में हो रहा है और पूरी टीम न्यू लाइट इस पर काम कर रही है। तो आज एफएसटी टेस्ट नंबर 44 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 51 to 75 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद के 25 क्वेश्चंस को हमारे और आपके फेवरेट संजीव सर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन में डेल्टा जी नॉट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करना क्या है, बहुत सिंपल और फार्मूला बेस्ड सवाल है। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। RT log ऑफ KC हो जाएगा। KC की वैल्यू आपको दी हुई है, R की वैल्यू ये अभी ऑप्शन जूल में दिए 8.31 लेना पड़ेगा। T आपको 300 दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज रख देनी। 2.303, R की वैल्यू 8.31 इंटू T की वैल्यू 300 हो जाएगी और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर हम इसको देख रहे हैं कितना दिया है, 2 × 10⁻13 दिया हुआ है। अगर इसका लॉग हम निकालना चाहें कि लॉग ऑफ 2 × 10⁻13 की वैल्यू क्या होगी, तो ये log 2 हो जाएगा और log 2 प्लस 13 log 10 हो जाएगा। यही तो होगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो 0.3 प्लस 13 इंटू 1 तो कितना हो गया, 13.3 हो गई। ये कितनी वैल्यू आ गई, 13.3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके पहले रख लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -19 आता है, -19.13 इंटू 300 और इसकी वैल्यू मैंने आपसे बता ही दिया है 13.3 होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 13.3 इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब ये हम लोगों ने निकाल ली है, दी क्या हुई है, हम लोगों ने निकाल ली है। अब ये आ जाएगा माइनस का 5741.3 इंटू 13.3 हो जाएगा। फिर फाइनली जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा ये 0.3 हो जाएगा इंटू 13.3 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर यहाँ से निकल के आता है भैया, वो आता है -760, ठीक है ना, 76360.3, ये इतना आ जाएगा। अब एक तो ये माइनस में है तो प्लस वाले दो ऑप्शन पहले ही देखिए गलत हो गए, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये माइनस में 8 वाला है तो ये भी अपने आप गलत हो गया, समझ रहे हैं ना। अब ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा, माइनस का 6.74 इंटू 10⁴ जूल पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा सेकंड।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, उसी पर आपको सॉल्व करना था, सिंपल था, आराम से आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी दी हुई है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात ऐड है, किसमें, इन 0.10 m NaOH में आयनिक प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। ऐसे सवाल करने के दो फंडामेंटल तरीके हैं और एक तरीका तो बड़ा फैमिलियर है, हम सब लोग जानते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले किसमें है, 0.10 m NaOH में। अब NiOH का होल ट्वाइस निकिल हाइड्रोक्साइड है, तो Na2+ हो जाएगा प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, तो ये तो बेटा S हो जाएगी और ये बेटा हो जाएगी 2S। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें OH माइनस वाला जो है वो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.10 दी हुई है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब S जो है वो छोटा हो जाएगा, बहुत स्मॉल है, तो जो 2S प्लस 0.10 है वो नियरली इक्वल टू 0.10 भी तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ से निकल के आ रही है। अब यहाँ पर आपको जो ये जो K की वैल्यू दी हुई है वो 3 × 10⁻⁻15 दी हुई है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0.10 के। तो यहाँ से जो K की वैल्यू आ जाएगी वो Na2+ और इधर जो है OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू है 3 × 10⁻⁻15 और ये Na2+ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये S दी हुई है, मोलर सॉल्युबिलिटी, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0.10, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम S निकालेंगे, यहाँ से अगर हम S निकालेंगे तो 3 × 10⁻⁻15 हो जाएगा अपॉन 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब सॉल्व करते हैं, है ना, ये जब सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर जाके जो है ये 0.10 है, तो ऊपर जाके ये 3 × 10⁻⁻13 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा आंसर आपके सामने आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन आप चाहें, है ना, तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। अब आपको मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के टेस्ट पेपर वगैरह में या आयनिक के रैपिड फायर सेशंस में बताया हुआ है। एक और मेथड है ना, ये तो है ही है, मान लीजिए एक तरीका अपने पास और है। तो यहाँ से S आ गया, तो मतलब Na2+ के लिए जो मोलर सॉल्युबिलिटी की बात हो रही थी, जो S की बात हो रही थी, वो कितनी हो गई, -13 m हो गई। तो यहाँ पे 3 × थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन के साथ, है ना। अब एक बात और जान लीजिए, एक तरीका और था यहाँ पर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते थे अगर हमें K पता होता है और कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन है। ये डायरेक्ट अप्रोच है, सेकेंड मेथड है ये, है ना, सेकेंड मेथड है। अब यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये है किसके लिए, ये है 1:1 टाइप के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या टाइप है, 1:2 टाइप है। 1:2 टाइप है तो जो कॉमन आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे S बराबर K अपॉन कॉमन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1:2 टाइप है ये। तो अब इसको इस तरह से करिए। अब K कितना दिया था, 3 × 10⁻⁻15 अपॉन, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 0.10, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा जो आपने अभी निकाला है। अगर 1:1 टाइप है तो यही लगेगा, है ना, कॉमन आयन में जो है वो कंसंट्रेशन में स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ 1:2 टाइप है तो स्क्वायर आ गया। तो ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सिंपल तरीका पड़ता है इसकी तुलना में। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। खैर आंसर आ रहा है थर्ड, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, KSP आपको ये दिया हुआ है,
कंसंट्रेशन आपसे Ba2+ आयन का पूछ रहा है। तो अगर आपको pH दिया हुआ है, pH कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻10। अब हम जानते हैं pH और pOH का सम 14 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की, भाई pH प्लस pOH हो जाएगा 14, तो जो pOH आएगा वो आएगा क्या, 4, और 4 आएगा तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻4। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसके लिए अगर हम देखेंगे KSP, भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये Ba2+ है प्लस 2OH माइनस है, यही तो है, ठीक। तो ये क्या होगा, Ba2+ का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर ही तो होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपसे पूछा क्या, कंसंट्रेशन Ba2+ की पूछी हुई है, KSP आपको कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻9। Ba2+ आपसे पूछा गया है, OH माइनस आपने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 1 × 10⁻⁻1 आना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जो Ba2+ की वैल्यू आएगी आप वो निकाल सकते हो, 10⁻⁻8 ये ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻⁻1। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे हम। किसके साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक सिंपल सवाल था अभी तक तीनों सवालों में, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। 54 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही फंडामेंटल बात है। एल्युमिनियम ClH2O 5 2+ की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लिगेंड्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालते हैं, तो Al प्लस Cl का -1 हो जाएगा, H2O का 0 × 5 हो जाएगा, बराबर +2 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो Al पे +3 आ जाएगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी में आ रहा है। अब बात आती है इसकी कोवैलेंसी की, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो Cn आ रही है वो 6 आ रही है ना, मतलब जो लीगेंड की संख्या आ रही है वो 6 आ रही है। एक Cl है और 5 H2O है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3, कोवैलेंसी हो गई 6। जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चल रहे हैं। IUPAC नेम पूछा है, बहुत फंडामेंटल बात, कई बार रैपिड फायर वगैरह में हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑफिशियल नेम आपको दिए हुए हैं, जैसे डबनियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस सवाल में अपना ये उद्देश्य नहीं है कि सही आंसर मिल जाए, अपना उद्देश्य देखिए ये है कि जो एटॉमिक नंबर दिया है यहाँ पे चारों ऑफिशियल नेम के एटॉमिक नंबर आपको पता हो। जैसे डबनियम का एटॉमिक नंबर होता है 105, ठीक है ना। हैस्नियम का होता है 108, निहोनियम का होता है 113, बोरॉन फैमिली का आखिरी सदस्य है, और मस्कोवियम का होता है 115। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दिया है। अब इसमें आपसे पूछा है एटॉमिक नंबर 108 किसका है, तो 108 सेकेंड वाले का है। देख लीजिए, डाटाबेस सवाल है, इसकी ट्रिक मैंने यूट्यूब पे करवाई है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसको जानते होंगे,
ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो हैसियम दिया हुआ है, देखिए एक न्यू क्वेश्चन इसमें बना दे रहा हूँ, कई तरह से बन सकता है, आप सब लोग जानते होंगे, आप सब है ना, कि हैसियम जो है, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, उसका आयुपैक नेम क्या होगा, उसका आयुपैक नेम क्या होगा, अगर कोई ये पूछेगा तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा। 108 है तो नाम क्या होगा, अननिल ऑक्टियम, अननिल ऑक्टियम। मान लो कोई पूछ ले सिंबल क्या होगा इसका, है ना, सवाल तो बन सकता है, तो UNO बन जाएगा। क्या बन जाएगा सिंबल, UNO बन जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिए, क्या इतनी बात ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। 56 में चल रहे हैं, एस्टिमेशन सल्फर का कर रहे हैं। फिर से हमने आपसे कई बार कहा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा पोर्शन है जो आपको एक क्वेश्चन हर साल देता है, और यहाँ पर आपका परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भैया जिसमें आपके क्वेश्चन सही होने ही होने हैं और आपके 4 नंबर बनने ही बनने हैं। तो ऐसे केस में जो है आराम से चलिए, है ना, तो ये एस्टिमेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतना बेरियम सल्फेट दे रहा है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, है ना। तो सल्फर का आपसे इसमें कंपाउंड पूछ रहा है, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज सल्फर का आता है 32/233 इंटू W1/W इंटू 100, जहाँ W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हो रहा है, ठीक है ना, और W1 BaSO4 का। सर ये 233 कहाँ से आया, ये BaSO4 का MW है, ठीक है। 32/233 इंटू अगर हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा 0.48 अपॉन 0.16 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 है तो ये 300 हो जाएगा, 32 इंटू 300 है, ये 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, ये 233 है। अब आप ऐसे समझिए ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर हम लेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए भाई, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं थी, समझ पाए ना। यहाँ पे हमने इतना कर लिया है, 300 हमने ले लिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 1 पॉइंट समथिंग से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये नहीं कुछ लोग पूरा निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगर बहुत क्लोज ऑप्शन होते तब तो हमारी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सेकेंड इन क्वेश्चन नंबर 56। बात करेंगे सर 1357 ऑक्टाटेट्राईन, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड, है ना, जब आ जाते हैं तो जो रूट वर्ड होता है उसके आगे आ लग जाता है, ठीक। आप देख सकते हैं इस तरह से दिया है। अब इसको, ये तो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में बना लिया, अब आप चाहो तो ओपन में बना लो। तो ओपन में अगर आप बनाओगे तो CH2, है ना, CH हो गया, एक इधर CH हो गया, एक ये हो गया, अब एक ये हो गया,
ये CH2 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। इस तरह से मतलब कुल मिला के जो है वो बना हुआ, ये भी डबल बॉन्ड है ना। तो अब आप इसका नेम चाहते तो निकाल सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख लीजिए 1 3 5 7 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। टोटल क्या है, 8 है। तो ऑक्टा नाम क्या होगा, ऑक्टा 1357 टेट्राईन, ये इसका आयुपैक नेम होगा। इन्होंने जो है नंबर्स को पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें आपसे कह रहा है आयुपैक नेम नहीं पूछ रहा है, आयुपैक स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है कौन सा सही है। अब यहाँ पर हमने बना लिया, पता करना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि और भी तो हैं, तो अब गिनना ही पड़ेगा। देखो 2 सिग्मा ये हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 17 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। और बेटा 4 पाई बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 17 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो 67 का जो 57 होना चाहिए, 67 लगा है ये बेटा, 57 है ना। 57 का जो है ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। 57 का कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए, इसीलिए एक एक बात बता रहा हूं। कीटोन विथ गिरगनाल्ड रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कीटोन विद गिरगनाल्ड रिएजेंट। तो यहां पर हम देख सकते हैं गिरगनाल्ड रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ कीटोन। कीटोन कौन देता है गिरगनाल्ड रिएजेंट के साथ, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। देखिए कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड जो है वो RMgX के साथ, गिरगनाल्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी एल्कोहल दे देता है। क्या दे देता है, प्राइमरी एल्कोहल दे देता है, सब लोग जानते हैं इसको। ऑल अदर एल्डिहाइड, हम आपको इसीलिए एक एक बात बता रहे हैं, ऑल अदर एल्डिहाइड प्लस RMgX, ये क्या दे देता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल दे देता है। अच्छा, कीटोन जो होते हैं, कीटोन्स, ऑल कीटोन्स प्लस RMgX जो होता है, ये आपको टर्शियरी एल्कोहल दे देता है। क्या दे देता है, टर्शियरी एल्कोहल दे देता है। तो यहाँ पे तो आपसे कीटोन पूछ रहा है कौन देता है, तो देता ही नहीं है, तो एल्कोहल देता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एथाइल एल्कोहल जो है वो एल्केन देता है सर। क्या देता है, एल्केन देता है। और मिथाइल आयोडाइड भी कीटोन नहीं देता है। तो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बना क्या, ये देख लेते हैं, है ना। और मिथाइल साइनाइड से भी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि ओनली HCN और RMgX जो होता है ये एल्डिहाइड देता है। बाकी ऑल अदर साइनाइड जैसे RCN जो होते हैं, RCH3 ले लो, R की जगह CH3 ले लो, तो RMgX जो होते हैं ये हमेशा कीटोन देते हैं। हमेशा याद रखिएगा ये बात, ठीक है। बना के भी आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आपको आसानी रहे। CH3CN हमने लिया, मिथाइल साइनाइड जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसका रिएक्शन हमने कराया BrMgCH3 से। अब होगा क्या, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 तो इधर लगा ही हुआ है, इधर भी CH3 आ जाएगा और NMgBr इधर चला जाएगा, ठीक है ना। फर्दर वाटर से रिएक्शन करा देंगे। फर्दर वाटर से रिएक्शन करने के बाद प्रोपेनोन जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड जो है गिरगनाल्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी एल्कोहल देता है। ऐसे अब देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। एथाइल एल्कोहल एल्केन दे रहा है ना। मिथाइल साइनाइड जो है वो ज़रूर कीटोन देता है, क्योंकि HCN को छोड़ के ऑल अदर RCN जो हैं वो क्या देते हैं, कीटोन देते हैं।
तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये प्रोपेन 2 बन रहा था, इसलिए यहाँ पे इट इज अ कीटोन। गो विद ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज कैन बी शोन बाय इट्स रिएक्शन विद। देखिए कहते क्या हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ये हम सब लोग जानते हैं CH2OH। अब NH2OH के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइन बनाता है सर। HCN के साथ रिएक्शन करके ये जो है साइनोहाइड्रिन बनाता है। सिमिलरली ये दोनों जो होते हैं, ये रिएक्शन जो हो रही है, ये हो कहाँ रही है, ये हो तो रही है इसके CHO फंक्शनल ग्रुप पे, मतलब कार्बोनिल पे। तो कार्बोनिल को ही तो कहीं कंफर्म कर रहा है, ठीक है ना। करके दिखा दे रहा हूँ। NH2OH की अगर हम बात करते हैं तो H2O निकाल दीजिए और NOH बचा, तो CH डबल बॉन्ड NOH बचा, बाकी सब कुछ तो सेम रहा। और इसका नाम सर क्या है, ये है सर ऑक्साइन, ठीक है ना। अगर इसी को मैं HCN से रिएक्शन करा दूं तो CHO में CO बॉन्ड टूटेगा, CHO में CO बॉन्ड टूटेगा तो CHCN आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, ठीक है। और ये CHOH इधर था ही, इधर हो गया CH2OH, नाम है इसका साइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों जो हैं ये कार्बोनिल में ही जो है ये कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को। इसी तरह टॉलेंस रिएजेंट भी जो है वो इसी जगह पर आता है, क्योंकि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक के डिस्टिंक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो है इसके CO- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसी तरह ये तीनों ही जो हैं ये ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को बताते हैं। ये दो रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से NCERT के जो पेज है उसमें आपको मिल भी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है रिएक्ट विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एराइल की जगह बेंजीन हम ले लें तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर हम बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करने पर सल्फोनामाइड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सल्फोनामाइड्स बना देते हैं। और टर्शरी के साथ करता ही नहीं है, टर्शरी अमीन के साथ। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो प्राइमरी अमीन ही जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी अमीन वही सोलूबल होती है एल्कली में। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा आपको रिएक्शन करा के। होता इसलिए समझ लीजिए कि जो सल्फोनामाइड होता है प्राइमरी अमीन से जो बना हुआ होता है, तो जो उसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, और जिसकी वजह से जो है ये सोलूबल हो जाता है एल्कली में। फिर से सुन लीजिए, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। और रिएक्शन करने के बाद सल्फोनामाइड देता है। क्या देता है, सल्फोनामाइड देता है। तो हम आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, सल्फोनामाइड देता है। क्या देता है, सल्फोनामाइड देता है। और सिर्फ ओनली प्राइमरी अमीन जो होती है वो सोलूबल होती है, किसमें, एल्कली में, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि सिर्फ प्राइमरी अमीन होती है तो ये तो टर्शियरी है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये सेकेंडरी है, ऐसे ही गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर सही करने के लिए तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब लेकिन रिएक्शन में करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो रिएक्शन करके दिखाना चाहता हूँ।
हमने सबसे पहले प्राइमरी अमीन ले लिए एक, ठीक है। अब देखिएगा ये HCl अपने को हमने जो है यहाँ पर सल्फर से Cl भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सल्फर से Cl भी जुड़ा हुआ है, तो अब ये HCl है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, NHC2H5। ये क्या बन गया, इसको कहते हैं सल्फोनामाइड, है ना। इसका क्या कहते हैं, एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। ये सोलूबल हो जाता है एल्कली में, सोलूबल हो जाता है एल्कली में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोजन लगा है इस नाइट्रोजन से, है ना, ये जो लगा हुआ है ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एल्कली में क्या हो जाता है, सोलूबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकेंडरी हम जब लेंगे, अब जब हम सेकेंडरी अमीन लेंगे, तो ये तो आप पहले देख लीजिए, इसी में मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये तो प्राइमरी अमीन था, तो प्राइमरी अमीन में हो गया। अब इसी में मान लो मैं लेता सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन अगर मुझे लेना होता तो मैं इसी में करेक्ट कर रहा हूं, यहां पर इसको हटा दें, नेम अब दूसरा होगा। अब मान लो ये तो हमने आपको बना के दिखा दिया, अब हमें लेना है सेकेंडरी अमीन, तो यहां पर एक C2H5 हम और ले रहे हैं, एक C2H5 हमने और ले लिया, तो अब यहां पे C2H5 लग गया, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा H हमारे पास नहीं है ना, और नहीं है तो अगर हम बोलेंगे कि फिर उससे जुड़ा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो भी प्रेजेंट नहीं, तो ये जो सेकेंडरी अमीन है ये सोलूबल नहीं होगी एल्कली में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए वो एसिडिक नहीं होगा, और एसिडिक नहीं होगा तो एल्कली में सोलूबल भी नहीं होगा। तो ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। यहाँ पर प्राइमरी अमीन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बात बता दूँ। ये क्या था, फिर से समझ लीजिए, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा ही नहीं है, तो एसिडिक है ही नहीं, एसिडिक है ही नहीं, तो एल्कली में सोलूबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 60 में। चलिए भाई, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि जाइमेज के प्रेजेंस में ये जो होता है ये इथेनॉल बना देता है। क्या बना देता है, इथेनॉल बना देता है, ठीक है ना। 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना देगा, CO2 बना देगा। तो ये होता है जाइमेज के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम लोग करते हैं तो इथेनॉल बनता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत सिंपल बात है, कई बार इसको किया जा चुका है, ठीक है। तो 60 कौन सा था, 61 का सेकंड था। 62 में आइए देखते हैं। HI दिया हुआ ईथर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर HI में H प्लस और I माइनस हम ले रहे हैं, तो अब आप खुद समझिए माइनस वाला कहाँ पे अटैक करेगा। अगर इस वाले कार्बन पे हम प्लस ले लेंगे, आप ज़रा समझिएगा, अगर हम इस पे प्लस ले लेंगे तो क्या होगा, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर हम इसकी जगह ये प्लस जो है इस पे ले लेंगे और इस पे माइनस ले लेंगे, है ना भाई, या तो वो पे माइनस लेते इस वाले कार्बन पे प्लस लेते तो ये प्राइमरी बनता। ये टर्सरी बन रहा है, टर्सरी कार्बोकैटायन, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मोर स्टेबल हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अब ये I माइनस इसी के पास सीधे आएगा और ये जो H है ये इसके पास जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, फाइनली बनेगा CH3C और ये जो है ये I बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है।
सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो सेम है जो हमने निकाला है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। तो P और Q क्या है, सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है भैया, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, HA एसिड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी देन इट्स पोलर नेचर। एसिडिक नेचर बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए, HF है, HCl है, HBr है, HI है ना। ऊपर से नीचे जाने पर मैंने आपसे कहा था थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा फ्लोरीन छोटा तो एक दूसरे के साथ स्टेबल, हाइड्रोजन छोटा आयोडीन बड़ा एक दूसरे के साथ अनस्टेबल, अलग होना चाहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर कोई कहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होती चली जाएगी ऊपर से नीचे। ऊपर जाने पे तो बढ़ती रही है, ऊपर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे घट जाएगा, ठीक है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ही ठीक बात है। एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ HA एसिड ऑल्सो इंक्रीजेज। हाँ, तो जैसे जैसे अब जैसे ये कह रहे हैं कि ऊपर जाने पर, ऐसे समझिए, ऊपर जाने पर एस तो कॉमन है, ऊपर जाने पर टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, ऊपर जाने पर, है ना, बॉटम टू टॉप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी ना। तो ये बात भी सही है, दोनों ही बातें सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है बोरॉक्स बीट टेस्ट। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, सब लोग बोरॉक्स के बारे में जानते हैं। Na2B4O7 डॉट 10S2 होता है, हीट करते हैं सर तो Na2B4O7 आ जाता है। फर्दर हीट करते हैं सर 2 मोल्स ऑफ NaBO2 आता है, अब B2O3 बन जाता है, सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्दर इसके आगे भी, है ना, कोबाल्ट से भी रिएक्शन होती है, तो आगे की बात होती है। चलिए अब यहाँ पर NaBO2 मेटाबोरेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए, है ना, तो मेटाबोरेट हो जाएगा 64 का फर्स्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, ट्राइमर की कभी भी बात आ जाए, सेंट्रल एटम कभी भी 3 आ जाए, ध्यान से सुन लीजिए, सेंट्रल एटम अगर कभी भी 3 आ जाए, याद रखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो S3O9 अगर है तो सबसे पहले 3 सल्फर बनाने का काम हम लोग कर लेते हैं, 3 सल्फर बनाने का काम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, हम सब लोग जानते हैं 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, है ना। बीच में एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, बीच में एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। इस तरह से बनता है, साइक्लिक होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा था नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स, SS बॉन्ड्स हैं ही नहीं, सारे कैसे लिंकेज हैं, SOS लिंकेज प्रेजेंट है, SOS लिंकेज प्रेजेंट है ना। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 66 देखिए क्या कह रहा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का सवाल आपको दिया हुआ है। ये है और साथ में HCN दे रहा है। तो अब यहां पर होगा क्या सर,
ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस आएगा, ये प्लस और ये माइनस आएगा, ईजिली फॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। उम्मीद है सब लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो ये प्लस वाले के पास माइनस, तो यहाँ पे CN भी जाएगा और O के साथ H जा रहा है तो इधर OH भी जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे ये तो A है, क्या है ये A है। अब इसमें फर्दर हमने क्या किया है, LiAlH4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का एडिशन करेगा, CN है इसको CH2NH2 में कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट दे देगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं OH और इधर क्या हुआ CH2NH2, क्या हो गया CH2NH2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो OHCN है तो गलत हो गया पहला, दूसरा भी गलत हो गया, इसमें A सही है लेकिन ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, आप देख सकते हो, सिंपल सवाल था वो। 67 द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी दी हुई है 30.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर बैकवर्ड की कितनी दी है 45.4 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली दी हुई है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर जो बैकवर्ड की है वो ज़्यादा दी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाले से। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ के माध्यम से बनाना चाहें, इधर एनर्जी हो गया, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये EF कितना दिया हुआ है, ये EF हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है EB, और इन दोनों के बीच की जो होगी वो होगी डेल्टा H। तो EB जो है वो ग्रेटर देन है EF के, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बैकवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा है ना। तो यहाँ से फार्मूला क्या आएगा, EB बराबर EF प्लस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डेल्टा H निकाल ले रहे हैं, ये है 45.4 बराबर 30 इतना, तो डेल्टा H हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा H निगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखिए डेल्टा H निगेटिव आ रहा है, 14 पॉइंट माइनस का 14.9 है ना। तो डेल्टा H निगेटिव किसके लिए होता है, इट इज फॉर एक्सोथर्मिक, किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर किस ऑप्शन में दी है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ। देख लीजिए, ग्राफ भी बना के आपको दिखा दिया है मैंने। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आप सब लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक्सोथर्मिक हो गया, यहाँ पर 68 में चलेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, विजिबल है। ZnHg कंसंट्रेट HCl, जैसे आपने इसको देखा आपके मन में तुरंत आया ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि CO को किसमें करता है कन्वर्ट, CH2 में करता है। CO को किसमें कन्वर्ट करता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है, साथ साथ वाटर निकाल। ठीक है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये CO आपको दिया हुआ है, ये CO को किस में बदल देगा भैया, ये CH2 में बदल देगा। तो जो A होगा बेटा वो क्या होगा, आप देख सकते हो, मैं बना दे रहा हूँ इधर, ये ऐसे हो गया, अभी देखते रहिएगा। ये ऐसे ही किया हमने, अब
अब इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये OH दिया हुआ है ऊपर, है ना, OH दिया, इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर OH प्रेजेंट है, ये तो इसमें जा रहा था, ये अल्टरनेशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड की, तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इस वाले OH में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कॉन्जुगेशन का चांस है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये कंसंट्रेट HCl है, ये H और ये OH हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इसकी जगह यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, Cl। तो ये बेटा A हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर आपको आ रहा है। तो पहला, दूसरा, पहले में इन्होंने Cl लिया लेकिन OH बना हुआ है, गलत हो गया, है ना, वो OH इसमें भी बना हुआ है, ये भी गलत हो गया, और इसमें COCH2 बदल गया और Cl भी दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में हम जाएंगे किसके साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में चल रहे हैं। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द कॉलम वाला सवाल। हाइड्रोजन बॉन्ड, कहते हैं हाइड्रोजन अगर सेकेंड पीरियड के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ए का 4 है, देख लीजिए, ठीक है ना। रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस O3 देखिए, ओजोन दिया हुआ है, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर शो करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ओजोन के लिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर आप याद रखिएगा। ओजोन के हर ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज आपको याद होना चाहिए। ट्रिक भी मैंने बताई है फॉर्मल चार्ज की, रैपिड फायर में आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्या ट्रिक है फिर से बता दे रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लाइन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। आयनिक सॉलिड की बात हो गई, तो ये B का क्या हो गया, 5 हो गया। A का 4 और B का 5, पहले देखो A का 4 और B का 5, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। A का 4 और B का 5 दिया हुआ है ना। अब जो C है आयनिक सॉलिड, लिथियम फ्लोराइड की बात हो गया, मेटल और नॉन मेटल के बीच में है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड है ये, तो C का बेटा 2 हो गया। कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट सॉलिड इसमें कार्बन है, ठीक है ना, ये नेटवर्क है, और कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप जो है वो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। और जैसे फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया, और चलिए, है ना, फुलरीन, डायमंड, ये सब क्या हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं कार्बन की। तो बेटा जो D है, D का 1 हो जाएगा, C का 2, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज टेट्राहेड्रल शेप, BH4 माइनस, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो है ये प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, NH2 माइनस 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर sp3 है। कार्बोनेट की बात करते हैं, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। अब ट्राइगोनल प्लेनर SO2 में बात करते हैं, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। अब NH2 माइनस में sp3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। BH4 माइनस में लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं प्योर टेट्राहाइड्रल फॉर्म की, तो वो सिर्फ BH4 माइनस में है, ठीक है ना। NH2 माइनस में अगर हम देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो जो टेट्राहेड्रल का प्योर फॉर्म होगा वो पहले ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि NH2 माइनस को अगर हम शेप देखेंगे तो वी शेप या बेंट आ जाएगा, जबकि इसके केस में लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री का जो फॉर्म होगा वो
प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इसलिए हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following order of energies of molecular orbital of N2 is correct? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात होती है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें आपको करेक्शन कराया गया है। करेक्शन ये है कि थर्ड वाले में सिग्मा स्टार कराया गया है, सिग्मा स्टार 2pz। तो इसमें 14 तक के लिए जो है टिल 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py, है ना, पाई 2px, पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz, ये हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो बाबा थोड़ा जगह कम है, इधर मैं लिखना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py और फिर इसके बाद जो है आगे चल के पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो एक बात क्लियर है कि नाइट्रोजन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन हमने लिख दोनों के लिए दिया है, इसीलिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए पूछा है, तो नाइट्रोजन के लिए यही ऑर्डर हो जाएगा, 2px 2py और फिर इसके बाद जो है इसके एंटी बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे। इसके क्या आ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे। मतलब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ 2px होना चाहिए था, फिर 2py, फिर सिग्मा 2pz आ गया है। और ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, मिला लीजिए। पहला और तीसरा मैच हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको करेक्शन करवाया गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जब हम बात करते हैं कि किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो हाइड्रोजन फोन से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो किसमें है, क्या HCl मैच बॉन्डिंग होगी? नहीं। H2O में होगी? होगी। HI में होगी? नहीं। H2S में होगी? नहीं। सेकेंड ऑप्शन। कंपाउंड्स यहाँ पर कोबाल्ट दिए हुए हैं, NH3 दिया हुआ है, सल्फेट है, NH3Cl, तो कंपाउंड ही अलग है। यहाँ पर देखो Br है, यहाँ पर Cl है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है आइसोमेरिज्म पढ़ने का इसमें। तो पहले फोर्थ ऑप्शन दिया है, नो आइसोमेरिज्म। अच्छा, लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड का पार्ट होता है। जैसे मान लो SO4 की जगह NO2 होता और यहाँ पर NO हो जाता, तो लिंकेज हो जाता। आयनाइजेशन में क्या करते हैं? आयनाइजेशन में ऐसे मान लीजिए कि कोई एक बाहर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के कोई एक बाहर होता, तो उसको हम लोग ले लेते। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सेंट्रल मेटल जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्योंकि फार्मूला ही अलग है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। असर्शन Ri आयन शोज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Fe3+ में दिया हुआ है 6-3। तो Fe का हम जानते हैं होता क्या है भैया, 4s2 3d6 होता है। अब Fe3+ की बात करेंगे तो 3d5 हो जाएगा। आप सब जानते हो Cn- एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो पेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। तो ये जो D में हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर
तो सीधे पेयरिंग करा दे रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1 है, तो इसमें कह रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया असर्शन। इट है, और रीजन क्या कह रहा है, इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 है, बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी D2sp3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन सही है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 1.73 bm होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, 2 की वजह से नहीं होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो सही है ना। रीज़न जो दिया है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स आयन की, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर असर्शन जो है वो गलत है। तो 4th ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, रीज़न सही है, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, 4th ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं। 0.1 मोल COCl3 NH3 is treated with excess of AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl और ऑप्टेन। तो ये 0.1 है, इसको अगर 1 मान लें हम, है ना, 1 मोल ऑफ इतना, और इसको 2 मोल मान लें, तो बात तो वही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया भैया। ये कह रहा है COCl3 NH3 ये दिया हुआ है, इसका रिएक्शन एक्सेस में AgNO3 से हो रहा है, एक्सेस में AgNO3 से हो रहा है। मान लो इसका 1 मोल था, अब कोबाल्ट यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, ठीक है सर। अब यहाँ पे कह रहा है 2 मोल AgCl बनेंगे, इस कॉम्प्लेक्स से 2 मोल AgCl बनेंगे। अब 2 मोल AgCl बनेंगे मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर 2 क्लोरीन होंगे। तो अगर मैं सीधे सीधे बनाने पर आ जाऊं तो ये हो जाएगा COCl NH3 और ये Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम AgNO3 को एक्सेस में अगर ले रहे हैं तो जो ये कॉम्प्लेक्स अब बनेगा ये 2+ यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और चलिए पूरा बना देते हैं। AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, AgNO3 से रिएक्शन Cl NH3 5 हो गया, 2+ 2 मोल्स ऑफ AgCl, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ Cl माइनस, है ना, यही तो है, इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो देख लीजिए, अब इसमें भी आपको करेक्शन करवाया गया है, 3rd ऑप्शन को 1:5 करवाया गया है, 3rd ऑप्शन को 1:5 करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1:5 करवाया गया है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कंडक्टिविटी, पूछ रहा है सोल्यूशन की क्या है, तो ये 1 है और ये 2 है मोल्स में, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 2nd ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 75 में। पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको ये डिस्कशन। ज़रूर बताइएगा आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है। इसके आगे 76 to 100 रिस्पेक्टेड संजीव सर करेंगे, तो उनके साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हम लोग का डिस्कशन आपको कैसा लगा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग FST 44 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ। अभी तक आपने फर्स्ट 25 क्वेश्चन स्वप्निल सर के साथ देखे, अब 76 से 100 तक मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल विल बी, यानी कि थर्ड शेल, दैट मीन्स मुझे n वैल्यू दी गई है, n वैल्यू 3 दी गई है, और जो ऑर्बिटल नंबर है वो मुझे निकालना है। तो ऑर्बिटल नंबर, ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल नंबर मीन्स होता है वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m, और टोटल वैल्यू ऑफ m डिपेंड करती है n पर, और फॉर्मूला होता है n²। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि n = 3 है, थर्ड शेल है, तो हम लोग ने थर्ड का 3 का स्क्वायर किया, दैट मींस 9 आ गया, इसलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो थर्ड होगा, 76 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम आप लोग जानते हैं क्या होता है। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट एल एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। इसको हम लोग अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का वो एल पर डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है एल, तो मुझे लग रहा है यही सही है। एन और एल होने चाहिए, 1 लिख दिया है, वैसे ये एल होना चाहिए। एन एंड एम एंड एस ये हो नहीं सकता, तो 77 का फर्स्ट ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर। तो जानते होंगे 4f ऑर्बिटल भरी जाती है लेंथेनॉइड में फिल की जाती है। और अगर हमारे पास 5f ऑर्बिटल का क्वेश्चन पूछ ले, 5f ऑर्बिटल फिल, तो सर हमारे पास आ जाएगा एक्टिनॉइड। इस तरीके से जब आपसे 4f पूछेगा तो लेंथेनॉइड, 5f पूछेगा तो एक्टिनॉइड, और अगर आपसे पूछता है 4f 5f दोनों तो आप बोलोगे f ब्लॉक। तो यहाँ पर हमको अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑर्बिटल से फिलिंग स्टार्ट होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट 4th पीरियड से फिल होना स्टार्ट होता है, दैट मींस 3d से स्टार्ट होता है। तो 3d सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होता है। लेंथेनॉइड हमारा 4f में, जो हमारा सही आंसर है थर्ड, और हमारा एक्टिनॉइड जैसे बताया वो 5f फिलिंग ऑर्बिटल के लिए देखा जाता है। Which of the following is not a actinoid? तो यहाँ पर आपको ये याद करना होगा, जो हमारा कोरियम है ये एक्टिनॉइड है, कैलिफोर्नियम एक्टिनॉइड है, यूरेनियम एक्टिनॉइड है, ये याद होना चाहिए आपको। और टर्बियम सर हमारा लेंथेनॉइड है। तो एक्टिनॉइड कौन नहीं है पूछना, नॉट एन एक्टिनॉइड। तो नॉट एन एक्टिनॉइड में हम लोग लगाएंगे 4th ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, ये अल्कोहल है और अल्कोहल को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहा है। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को, ये प्राइमरी है बच्चा ध्यान रखना, 1 डिग्री है और ये 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि 443 केल्विन के आसपास तक हीट करते हैं, तो हमें एल्कीन मिल जाता है। अब यहाँ पर 2 कार्बन की एल्कीन मुझे मिल जाएगी, 2 कार्बन की, और ये डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है। और जब हम लोग इसको 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, CH2 CH3 CH2OH प्लस, ऐसे लिख लो CH2, और ऐसे लिखने के बाद इसमें से क्या करो कि वाटर रिमूव कर दो। तो वाटर रिमूव करने पे अपन लोग को ये कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, और ये कब होगा जब 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ, यानी डाई एथिल ईथर मिल जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 413 केल्विन। तो सर हमारा यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, और जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कि ये OH यहाँ से ब्रेक होगा, तो जब OH ब्रेक हो जाएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और यहाँ से H आएगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस सर हमारा यहाँ पे जा रहा है, हम ये मान के चले कि ये एथॉक्साइड आयन माइनस CH2 प्लस पे अटैक कर रहा और OH को रिमूव कर रहा, और ये जो माइनस है ये है न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 कह सकते हैं। अब इसमें आप मिला लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ए में कह रहा था ईथर है, ये तो है नहीं, थर्ड में भी ईथर कह रहा है, ये है नहीं,
सेकंड में एल्कीन है ये हो सकता है, फोर्थ में एल्कीन है ये हो सकता है, और सेकंड में जो सेल बी है वो हमारा डाई एथिल ईथर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये गलत है। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता थी तो आप ये भी बना सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर क्या ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है क्या ये भी पॉसिबल है बनना H2SO4 साथ? तो जी सर, बनना पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे, इसको इनऑर्गेनिक ईस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक ईस्ट्रीफिकेशन पढ़ते हैं ना, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक ईस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। और यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड से करा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड से करा रहे हैं, तो इसमें भी वाटर निकल जाएगा और इसको हम लोग कह देंगे ये हमारा, हालांकि यहाँ से OH बॉन्ड मुझे ब्रेक करना चाहिए, मैंने बस आपको समझाने के लिए कर दिया। तो ये वाटर रिलीज हो जाएगा और वाटर रिलीज होने के बाद CH3 CH2 HSO4 मिल जाएगा, इसको बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, या C2H5 HSO4 मिल जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पर। इन सभी बातों को देखते हुए हमारा सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अगर यहीं पे 100 डिग्री होता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला, अगर नीचे 100 डिग्री होता। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप है, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सर होगा क्या? देखिए, सबसे पहले आपका HBr जो है वो H प्लस Br माइनस में टूट जाएगा। तो जब H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहां से HBr से सीधा H प्लस निकलवा देंगे। अब ये H प्लस बेटा यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो इसमें ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये सर इंटरमीडिएट बन गया OH2 प्लस। अब जब OH2 प्लस बन जाएगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कंपाउंड के अंदर। चार्ज स्टेट वैसे ही अनस्टेबल होता है, आप सब तो जानते ही, तो ये अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और अनस्टेबिलिटी आने पर यहाँ वाले जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस O को मिल जाएंगे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया। सो ये वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकल जाएगा सर तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए आराम से, ये कार्बन है और इसमें प्लस आ गया, यहाँ भी एक कार्बन है। अब आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा ये जो बॉन्ड है ये CH3 है यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ पर एक H है, तो ये और ये 2 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री है। तो इसमें क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो 3 डिग्री की तरफ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर H के हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब बच्चा मेरे यहाँ पर बन जाएगा ये वाला होगा, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब हम लोग फाइनली जो ब्रोमाइड बचा हुआ था उसको अटैक करा देंगे। तो जब ब्रोमाइड को अटैक करा देंगे तो ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। आप ढूंढिएगा इसमें, ये CH3 है और ये Br है। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर? ये देखिए, ये प्रोडक्ट हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, Which of the following reaction is an example of disproportionation reaction? तो आपने ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शन पढ़ी है और इसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में जैसे हम लोग ने मान लीजिए, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो कंसंट्रेट अल्कली की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं।
यानी कि जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा उसी कार्बन का रिडक्शन होगा। या ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनमें एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो जाता है ऑक्सीडाइज सोडियम कार्बोक्सिलेट में और दूसरा हो जाता है रिड्यूस अल्कोहल में। तो यहाँ पर ये हम लोग ने CH ले लिया है, इसमें 50% NaOH लिया है और 50% NaOH लेने पर ये बन गया हमारा CH3OH और साथ में बन गया है HCOONA। अब ये यहाँ पर आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड है जब वो एल्कोहल में बदलता है तो रिडक्शन हो जाता है, और जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बदलता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप चाहें तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं, और जब सब कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इसी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर सेम एटम की चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 83, केसीएन सब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर K+ और Cn- में टूट जाता है, या ये कंपाउंड K+ और Cn- में ब्रेक हो जाता है। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड रखता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रखता है, और जो AgCN है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये AgCN का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड था, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा और ये एक ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है, और इसकी ट्रिक भी आप जानते हैं। वो ट्रिक ये है सर कि अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड की ओजोनोलिसिस से हमें कोई एल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है और हमें पता करना है कि किस कंपाउंड या किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से वो बना है, तो जो कंपाउंड बना है उसके ऑक्सीजन को आमने सामने रख के O2 रिमूव कर दो, और जहां कार्बन से ऑक्सीजन आप रिमूव करो उसको बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो। जैसे आप कहेंगे सर कैसे बताइए, तो देखिए ये कंपाउंड बन रहा है यहाँ, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इसको हमने एक साइक्लोहेक्सेनोन को ऐसे रख लिया, और क्योंकि ये 2 मोल बन रहा है तो दूसरा भी हमने इसके बगल में ऐसे रख लिया, सेकेंडरी इसके बगल में ऐसे रख लिया, और रखने के बाद अब हम लोग इससे ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, और ऑक्सीजन जिन जिन कार्बन से रिमूव हुई है उनको डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। तो इस कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच करना, तो दैट मींस ये स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ गया, देखिए आपके सामने, और सेकंड स्ट्रक्चर भी ये है। इस तरीके से ये जो हमारा ए कंपाउंड है वो निकल आएगा, और ये ऑप्शन सेकंड सही है। कह रहा है कि एक पिस्टन है उसमें, और पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml to 375 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लो भैया कांस्टेंट टेम्परेचर आ, अच्छा, at 37 डिग्री सेल्सियस, as it does so it absorbed 208 joule of heat। ये मेरे काम की बात आ गई, हीट एब्सॉर्ब हो रही है प्लस 208 जूल। द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी, अब साहब Q तो 208 आ ही गया हमारा प्लस में, तो यहाँ पे दो जगह प्लस में 208 है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है सर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है सर, तो डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा। अब डेल्टा U इक्वल टू 0 है तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W। अब सर ये 0 है तो Q प्लस W होगा, यानी कि हम लोग ये कह देंगे कि W इक्वल टू माइनस Q होगा। सर Q की वैल्यू हमें पहले से प्लस 208 पता थी, तो ये हो जाएगा माइनस 208। अब सब में 208 है तो ज्यादा कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट नहीं सेकंड, माइनस हो गया ना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लीजिए सर। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपको ऐसे कैसे लगा दिया आपने,
अब ये रिवर्सिबली बोला गया था, तो आपने क्यों नहीं ये काम किया कि W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाय V1 का फॉर्मूला लगाना चाहिए था आपको। अगर आपको कैलकुलेशन करने का शौक है, टाइम ज्यादा लगाने का शौक है, तो आप इससे कैलकुलेट करते हुए आइए और आपको -208 मिल जाएगा। क्यों उसने दी हुई है एब्जॉर्ब, तो क्यों यहाँ से +208 आगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल होता है, उस पर डेल्टा यू 0 होता है, ऐसे निकाल लो। और नहीं तो इन्होंने सब पूरा जो है डाटा वाटा तो वैसे ही फैलाया कि आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए प्रेरित हो जाए, और सॉल्व करने में आप ऐसे वैल्यूज पुटअप कर दें, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दिए, आप नंबर रखने के लिए पुटअप कर दे रहे हैं 2.303 और n इक्वल टू है 0.04, r इक्वल टू क्योंकि जूल में कर रहे हैं सॉल्व तो 8.314 और t तुम्हारा है 37 में 273 ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। 310 फिर log V2 आ जाएगा कितना है 375 और ये आ जाएगा 50। अब आप इस पूरे वैल्यू को रख के सॉल्व कर लीजिए, हम ज्यादा समझ नहीं रहे हैं क्योंकि हमने आपको शॉर्टकट से बता दिया। सॉल्व कर लीजिए W -208 आ जाएगा। ये देखिए एक ग्रिग्नॉड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये CH3 CH3 Br था, Mg सा रिएक्शन की, ये तो इसने बता ही दिया। अब ये मेरा कंपाउंड बन गया CH3 CH3 Mg और ये ग्रिग्नॉड रीजेंट है। और ग्रिग्नॉड रीजेंट में आप सबको पता है कि ये जो Mg होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या माइनस चार्ज इस पे आएगा। अगर हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एक्टिव एच रखता है, एक्टिव एच कौन होता है, जो O से जुड़ा हो डायरेक्ट, N से जुड़ा हो, C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हो, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हेलोजन से जुड़ा हो, ClBr से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग एक्टिव एच कहते हैं। जैसे O से अगर जुड़ा हुआ H है तो O से जुड़े हुए H में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये वाला H यहाँ पर प्लस फॉर्म में टूटेगा और ये OH माइनस फॉर्म में टूटेगा। ये H तो यहाँ आके लग जाएगा और ये OH यहाँ आके लग जाएगा। लेकिन अब ये HOH दैट मींस वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा, हैवी वाटर D2O से रिएक्शन कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ HOH की जगह आप DOD डाल दीजिए। अब आपने ये ले लिया DOD, तो DOD में ये D हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे एक्टिव H होता है ऐसे ये एक्टिव D है। तो अब मेरे को क्या कंपाउंड मिल जाएगा, 3CH3, ये तो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ से D जुड़ जाएगा और जो दूसरे वाला OD है वो Mg पे जुड़ जाएगा। तो Mg और Mg पे एक आ जाएगा हमारा OD और ये क्या आ जाएगा Br, OD आ जाएगा और Br आ जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड मेन है, इसको ढूंढना। तो इसको ढूंढने में हमको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, 86 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख के मैच करिएगा और अगर कोई डाउट हो किसी तरीके से तो बताइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 87। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा वेपर प्रेशर, देखिए ये इस तरीके से डेविएशन शो कर रहा। तो ये हमारा एक नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है और नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ में अगर इस तरीके से वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा आ जाए तो समझ जाना ये पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में आपने ये बात याद की होगी कि जो हमारा सॉल्यूट A है और दूसरा सॉल्यूट A है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू A और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्स।
ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई भाई को ज्यादा प्यार कर रहा है और बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को या दोस्त यार को उतना प्यार नहीं कर पा रहा। तो ये ए और बी दोस्त है और ये ए और ए भाई भाई है। तो भाई भाई में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू भाई और दोस्त के, और इसी तरीके से बी एंड बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ए एंड बी से। तो वो ये कहता है कि इन द सॉल्यूशन ए बी इंटरैक्शन अट्रैक्शन फोर्सेस आर, तो ए बी कम हो जाएगा किससे, ए से एंड बी से, इसलिए सही ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का हम लोग थर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है सर, पहले नोट कर लेते डाटा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। W हमको दिया गया 12 ग्राम और इसका मोलर मास 60 दिया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मोलर मास 60 दिया गया और इसमें मुझे कह रहा है इन 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, और दूसरा ये यूरिया के लिए सर, ये यूरिया के लिए, और दूसरा हमने सोल्यूशन क्या लिया, केन शुगर सुक्रोज लिया। केन शुगर के लिए क्या डेटा गिवन कर रहा वो भी देख लेते हैं सर। केन शुगर का W गिवन है मुझे 68.4 ग्राम। चलो भाई 68.4 ग्राम, और साथ में मुझे मोलर मास दिया गया है 342, और ये भी 1 लीटर सोल्यूशन बना है। वॉल्यूम इसका भी 1 लीटर और वॉल्यूम इसका भी 1 लीटर, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर दिया। तो चलो भाई पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू हो जाएगा 12/60, दैट मीन्स 1/5। इसका मोल निकाल लीजिए, मोल हो जाएगा 68.4 अपॉन 342, ये 1/5 यानी कि 0.2। तो अगर 342 और 68.4 को सॉल्व करें, 68.4 डिवाइडेड बाय 342, 0.2 ये भी आ रहा सर। दोनों का मोल सेम है और वाटर की क्वांटिटी भी सेम है, 1 लीटर, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम होंगे। और दोनों ही सर हमारे यूरिया और हमारा केन शुगर दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम होगी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम होगी, दैट मीन्स P नॉट माइनस PS सेम होगी। तो वो यही पूछ रहा है कि भाई दोनों में क्या रिलेशन है, नियरली 5 टाइम्स। नहीं भाई, सेम एज दैट सेकंड, ये मुझे सही लग रहा, सेकंड के साथ जाना चाहिए। डबल दैट ऑफ सेकंड सोल्यूशन नहीं, नियरली 1/5 ऑफ द सेकंड। यहाँ मोल का रेशियो आपको देखना होगा। जैसे आपको ये भी बता देना चाहता हूँ भाई, हमें निकालना तो मोल फ्रैक्शन से होता, लेकिन मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है कि जैसे कि ये मोल फ्रैक्शन है किसी का, मोल फ्रैक्शन मान लो ये सॉल्यूट का है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होता। दूसरे का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालोगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशियो के बराबर होते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल से ही मोल फ्रैक्शन को कोरिलेट किया जा सकता है। तो अगर मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बराबर है क्योंकि आई फैक्टर भी बराबर है। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग गए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 60 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 40% बाय मास ऑफ NaCl। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारा है सॉल्यूशन नंबर 1 सर, और इसमें 60 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है और 40% परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो सर,
वेट ऑफ सॉल्यूट क्योंकि 40% है तो हम कह देंगे 60 इंटू 40/100। ये कितना हो गया 24 और 2400 तो 24 ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन नंबर 1 24 ग्राम हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 ले लेते हैं। सॉल्यूशन 2 ले लिया, इसमें सर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास देखो कितना है। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। पिछली बार 60 था, अब की बार 100 ग्राम हो गया। और कितने परसेंट है 15%। तो 15/100 यानी कि मेरे पास कितना आ गया 50 ग्राम। भाई जैसे कहते नहीं है कि अगर मान लो मेरे पास 500 रुपए हैं तो तुमने कहा कि सर 10% इसमें मेरा होगा, तो 500 रुपए में मतलब सॉल्यूशन और 10% तुम्हारा मीन सॉल्यूट। तो हम लोग कहेंगे कि 500 का 10% कैसे निकालेंगे 500 इंटू 10/100 और सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया परसेंटेज से। अब मुझे आगे कह रहा है कि अगर ये दोनों को मिला दिया तो डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन फाइनल सॉल्यूशन। अब दोनों को मिलाना है तो मिलाने में सर पहले तो हमें टोटल सॉल्यूट चाहिए होगा कितना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इन मिक्सचर। दो बातें पहले जानी। पहली बात क्या जानी, पहली बात ये जानी सर हमने टोटल W ऑफ सॉल्यूट, टोटल W ऑफ सॉल्यूट जानना चाह रहा है। तो टोटल W ऑफ सॉल्यूट पहले सॉल्यूशन में 24 ग्राम था, दूसरे सॉल्यूशन में 15 ग्राम था, यानी आ गया 39 ग्राम। अब यहां पे मैंने टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा आ सकता है। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले सर मेरा सॉल्यूशन का वेट कितना था 60 ग्राम, बाद में कितना था 100 ग्राम, मतलब दूसरे वाले का कितना था 100। तो 60 प्लस 100 दैट मीन्स 160 ग्राम। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको पता है। परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास की बात कर रहा हूं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट W मेरा देखो कितना दिया गया था 39 इंटू 100 और मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 160। अब बच्चा पढ़े आप इसको करिए सॉल्व। मैं भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूं। 3900 डिवाइडेड बाय 160 24.375। तो 24.37 को हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या लिख लें 24.4 लिख लें 24.4%। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये भी अभी जैसे गिरनॉट रीजेंट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन। Mg तो यहाँ बीच में आ गया सर, ये एनसीईआरटी से हम लोग ने लिया। अब CO2 से रिएक्शन करनी है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो कैसे रिएक्शन होगी देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, इस पे यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये Mg है और ये Br है और इस पे हम लोग ने CO2 को ऐसे रखा। देखिएगा ध्यान से, ये CO2 का रिएक्शन कराने जा रहा है। अब रिएक्शन कराने में देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा इसको समझना। बॉन्ड में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। अच्छा ग्रिग्नॉट रीजन की खास बात जानते हो कि Mg बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने की बात चलेगी और Mg पे आएगा प्लस और ये वाला जो कार्बन है इस पे आएगा माइनस। अब ये बेटा माइनस जो हमारा है
ये यहां से टूटने के बाद इस पे अटैक करेगा। तो जब इस पे अटैक करेगा और ये जो Mg है ये जो है प्लस वाला इस पे अटैक कर देगा, इस O पे अटैक कर देगा। तो अब हम लोग इसको जरा तोड़ के ऐड कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या है, ये डबल बॉन्ड है, देखो ये C डबल बॉन्ड हो, इस C पर ये रिंग हो, ये हमने सब लगा दी C पर। और ये रिंग में यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे NO2 हमारा, और ये जो ऑक्सीजन था इस ऑक्सीजन से हमने Mg निकाला दिया, MgBr ऑक्सीजन से जोड़ दिया, सब आपके सामने, इसलिए कर लेंगे। ये रटा है तो डायरेक्ट मार दोगे, स्पीड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रटा है तो ऐसे बना सकते हो, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। अब क्या करना, अब करना हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या H3O प्लस भी इसको कह सकते हो, वाटर में अगर H प्लस जोड़ लो। वाटर मोस्ट पोलर बॉन्ड पे अटैक करता है, तो Mg की और O की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन और O का कम है, तो हम लोग ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे। और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने में ऑब्वियस बात है, ये माइनस है ये प्लस है, तो जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे तो इसका वाटर का H प्लस इसको देंगे और OH माइनस इसको देंगे। इस तरीके से हमको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, हमको कंपाउंड सर जी ये मिल जाएगा, बेंजीन रिंग जैसे थी वैसे आ जाएगी, उस पे जो कार्बन था उस पे डबल बॉन्ड हो और OH आ जाएगा यानी बेंजोइक एसिड, और मेटल पोजीशन पे NO2 होगा और MgOH निकल जाएगा। अब तुम इसको देख लो, ये जो इसके बगल वाला चित्र है ये इससे मिल रहा, ये COH हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग, और इसके जहां पर C जुड़ा उसके मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ। इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 91 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का एक्सट्रीम प्रो लेवल मैच द फॉलोइंग, यानी कि 3 कॉलम को मिलाओ। कोई बात नहीं भाई साहब, 3 कॉलम क्या, अगर 2 कॉलम भी मिला ले तो देखिए आंसर आता ही नहीं। देखो कंडक्टिविटी सिंबल पहचानना सबसे पहले, तो कंडक्टिविटी का सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, कापा के हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेगा, ये हो जाएगा के, यानी कि हमको फर्स्ट के साथ क्या मिलना चाहिए, क्यू मिलना चाहिए। पहले मिला लेते हैं फिर वहां पे बना लेंगे। सेल कांस्टेंट Ly होता, ये मिल गया। मोलर कंडक्टिविटी ये यहाँ पर बनाना भूल गए लग रहा भाई साहब, ये यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m होता और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा eq होता। चलो पहले लिख लेते हैं, देखें इससे कुछ भला होने वाला है कि नहीं, अगर इससे मैच कर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फर्स्ट से मैच कर रहा था हमारा Q, सेकंड से मैच कर रहा था हमारा S, थर्ड से मैच कर रहा था हमारा क्या P, और फोर्थ से मैच कर रहा था हमारा R। तो देखो फर्स्ट में Q और ये PB, ये तो गलत हो गए भाई। सेकंड में SS, दोनों में सही है। थर्ड में D कहां से आ गया, D तो भैया दिख ही नहीं रहा। थर्ड में P दिख रहा है, तो थर्ड में P मैच हो गया। फोर्थ में R भी मैच हो गया। वैसे तो ये चारों मैच हो रहे थे, लेकिन ये D भाई सब पता नहीं कहां से आ गया, मुझे लगता है सेकंड हो जाना चाहिए। कम समय में ज्यादा काम करना चाहिए। आगे यूनिट्स दी हो, तुम समझदार हो, मिला लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना बाद में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लैम्डा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये देखो, ये जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान के चलते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगी। जैसे एसिटिक एसिड है, अगर रूम टेम्परेचर पे 100 मोल डाले तो 20 टूटे, 80 नहीं टूटे। टेम्परेचर दिया, हीट ऑफ डिसोसिएशन मिल गई तो 40 टूट जाएंगे, 50 टूट जाएंगे, 60 टूट जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, चार्ज कैरिंग पार्टिकल बढ़ेगा। तो सर लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मुझे तो इनकरेक्ट चाहिए।
लेमडा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन दो तरह से देखी जाती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप मोल्स बढ़ा दो तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, और या फिर मोल्स तो सेम रखो लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दो। तो जब वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे कि मान लो हमने एक गिलास में 4 चम्मच शक्कर घोली है, अगर हम उस एक गिलास में 1 गिलास पानी और मिला दें तो फिर चम्मच तो 4 ही रहेगी लेकिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पे सॉल्यूशन पतला हो जाता है, कंसंट्रेशन कम होती है। और अगर हम लोग क्या करें कि एक गिलास में हमने 4 चम्मच शक्कर घोली है, किसी तरीके से 2 चम्मच शक्कर हम निकाल लें तो भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उसी गिलास में, या 2 चम्मच शक्कर और मिला दी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना दो तरीके से पॉसिबल है, मोल्स बढ़ा के या फिर वॉल्यूम घटा के। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम से कंसीडर कर रहे हैं, मोल्स नहीं चेंज कर रहे हैं। तो मोल्स, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन इनकरेक्ट करेक्ट होने लगेंगे, मिक्सचर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना। तो अगर तुम्हें तो ये पता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डाइल्यूशन बढ़ाना यानी कंसंट्रेशन घटाना, तो कंसंट्रेशन घटाने पर लैम्डा एम बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लैम्डा एम घटेगा, ये भी बात सही है। स्पेसिफिक कंडक्शन कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये भी बात सही होगी, क्योंकि तुमने पढ़ा है डाइल्यूशन बढ़ाने पर जी बढ़ता है यानी कि कंडक्टेंस बढ़ता है, के बढ़ता है यानी कि के नहीं सॉरी लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा EQ बढ़ता है, लेकिन के कंडक्टिविटी घटती है। डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती है और डाइल्यूशन घटाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहां पर देखो डाइल्यूशन आपने क्या किया, घटा दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं, तो ये भी बढ़ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात गलत है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े तो आयंस के बीच की दूरी बढ़ेगी, और इसलिए उस समय स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हमको इनकरेक्ट चाहिए था तो ये हो गया। फिर से एक बार समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, लैम्डा एम बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब ये है डाइल्यूशन घटा दो, डाइल्यूशन बढ़ाने पे लैम्डा एम बढ़ती है, डाइल्यूशन घटाने पे लैम्डा एम घट जाएगी, ये बात भी सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूशन घटा दो, डाइल्यूशन बढ़ाने पे के घटता है, डाइल्यूशन घटाने पे के बढ़ेगा, ये भी सही हो गया। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, लैम्डा एम नॉट 3 की दी हुई है और HA की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। अब स्टेप बाय स्टेप समझो इसको। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफिनाइट, ये है हमारे पास। अब लैम्डा MC इन्होंने दी नहीं है, हमें तो कुछ और ही बता दिया इन्होंने दे दिया कंडक्टिविटी यानी के दे दिया, के कितना दे दिया है 5 × 10⁻⁻5 और मोलैरिटी दे दी है, मोलैरिटी कितनी दे दी 1 × 10⁻³ इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 × 10⁻³ ये दे दिया। और मुझे लेकिन लैम्डा MC चाहिए था, तो लैम्डा MC एक फॉर्मूले से निकाली जाएगी, फॉर्मूला आप जानते हैं, लैम्डा MC इक्वल टू होगा K × 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। अब ये फॉर्मूला का वैल्यू सब हमको रखना, K हमको दिया 5 × 10⁻³ सर 10⁻³ और ये हमारा 1 × 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, या इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁵ है।
ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁶ बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 मेरा, ये बच्चा पार्टी आ गया 50। क्या निकाल लिया? लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी की व्यवस्था हो गई। अब लैम्डा एम नॉट अगर निकाल लो तो हमारा काम बन गया। तो लैम्डा एम नॉट निकालने का तरीका ये होता है, किसका निकालना? एच ए का। तो हम लोग ने एक तरीका सीखा था, जिसका निकालना हो उसको प्रोडक्ट साइड पर रख दो और उसके आयंस ले लो, H प्लस और A माइनस। अब H प्लस का रिलेटिव में कौन है? HCl है, और A माइनस का कौन है? NaA है। Ha बन गया और यहाँ पर NaCl बन गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसके प्लस इसके माइनस इसकी होगी। यहां मैं लिख देता हूं, लैम्डा एम नॉट ऑफ HA, लैम्डा एम नॉट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इक्वल टू होगा लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaA माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। थोड़ा लेंदी जरूर हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें सिखाने के लिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने रखा। अब वैल्यूज रखिए, लैम्डा एम HCl देखिए ढूंढ के लाइए कौन है, 425.9। लैम्डा एम नॉट Na लाइए कहां है? ये है तीसरे नंबर पे 100.5, और लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl लेके आइए 126.4। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 425.9 में ऐड किया 100.5 और इसमें से सब्सट्रैक्ट किया 126.4, 400 आ रहा, 400 आ रहा। ये कौन है? ये है लैम्डा एम नॉट। अब बच्चा पार्टी देखिए, मुझे यहां पर निकालना था अल्फा, तो अल्फा बच्चा कैसे निकलेगा? अल्फा इक्वल टू होगा लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी है? 50 है, और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी है? 400, यानी 1/8, यानी 0.125, 1/8 0.125 आएगा, 1/8 0.125, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 93 में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 94, एनर्जी रेशियो निकालना है। तो एनर्जी रेशियो के लिए एक फॉर्मूला आपके पास है, आपको पता होगा, E1/E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला रेशियो निकालने का एनर्जी का। अब हम लोग यहां पर कह रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सर हमको हीलियम +1 का एनर्जी का और Li2+ की एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो हीलियम का जेड क्या होता है? हीलियम का जेड 2 होता है, तो 2 की पावर 2, और हीलियम की शेल कौन सी लेनी है? ऑर्बिट सेकंड लेनी है, तो नीचे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, Z1 और N1 हो गया। और N2 के लिए आ जाओ भाई, लिथियम की कौन सी लेनी है? थर्ड, तो 3 का स्क्वायर आएगा, ये आ गया। और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है, तो नीचे भी 3 का स्क्वायर आता है। बहुत इजी कैलकुलेशन अब की बात मिल गई। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया 1 आ गया, यानी 1:1 आ गया, 1:1। तो रेशियो 1:1 बहुत इजी था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। 95
a tightly closed thermos flask, तो थर्मस आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है, सीधे देख के चलाना। Which of the following is correct? Sum of mole fraction of all the component in solution is always unity. ये सही है, तो 96 का फर्स्ट हो जाना चाहिए। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं कोई ऑप्शन ना मैच कर रहा। मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर से मोल फ्रैक्शन कोई लेना देना नहीं। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ही नहीं, मोल फ्रैक्शन तो 1 या 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये भी बात गलत हो गई कि आप सॉल्यूट बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा, यानी कि उसका जो कंटेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये बात भी गलत हो गई। इस तरीके से फर्स्ट वाली सबसे ज्यादा सही बात थी। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिडक्शन है 300 के, ठीक है, तो क्या क्या डेटा नोट करना है। T1 है 300 की, T2 है 500 की, और उसमें मुझे दे रहा है रेट कांस्टेंट, यानी कि K1 दे रहा है 0.02 और K2 कितना दे रहा है 0.08, और मुझसे डिमांड किसकी कर रहा है, मुझसे एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कर रहा है। क्या करना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस इक्वेशन का, क्या फॉर्मूला था वो, log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू रखते हैं, चलिए log K2 हमारा है 0.08, 0.02, K1 आ गया, EA निकालना है 2.303 कांस्टेंट है, R डिसाइड करेंगे किस यूनिट में, EA निकालना है केजे में, तो 8.314 into 10 to the power -3 केजे में निकालना था। T2 मेरा 500 है, T1 300 है, 500 into ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और log 4 होता है 0.602 इक्वल टू EA अपॉन, क्या कर लेते हैं, ये 500 में से 300 गया तो 200 आ गया, और ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3 5 15, और 15 के साथ 2 जीरो और 4 जीरो आ गए, 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बच गए 150 बच गया। देख लो भाई, 500 इंटू 300 था, 5 3 तो 15 हो गया, और 4 जीरो आ गए, 3 जीरो इससे हो गए, तो 15 के साथ 1 जीरो आ गया। अब ये आप इससे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपको आंसर देखिए मैच करना चाहिए, मिलाइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा, 8.61, तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा 8.61। हो सकता है एग्जैक्ट ना 8.6, मान लो 2 आ जाए 3 आ जाए, तो इतना नियरेस्ट चलता है 98। एसिडिटी ऑफ BF3, सब लोग जानते हैं कि BF3 सर हमारा कोई भी H नहीं रखता है, कोई भी प्रोटॉन नहीं रखता है, ना ये H प्लस दे सकता है, ना ये प्रोटॉन दे सकता है, तो ना तो ये आर्हेनियस एसिड है, ना तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर हम लोग किसी का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या किसी लुईस बेस से ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस एसिड कहते हैं, इसलिए इसमें लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से BF3 की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर पाओगे। अमंग हेलोजन फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। फ्लोरीन
से कम क्लोरीन से कम ब्रोमीन से कम आयोडीन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ या ऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ। एसरेशन सही है हमारा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है। अगर यहाँ पे ये कह देता कि फ्लोरीन इज द, यहाँ पे ऊपर लिखा फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट, और नीचे लिख देता अगर फ्लोरीन हैव less electron gain enthalpy than chlorine but fluoride have high hydration energy than chloride, तो फिर रीजन भी सही हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। ये जो बेस्ट ऑक्सीडेंट है, इट इज ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर रीजन नहीं दिया गया, तो बोथ एस्पिरेशन एंड रीजन आर करेक्ट and reason is not the correct explanation, यानी कि 99 के सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे हम लोग। All the carbon atom in CH2 डबल बॉन्ड CH2 और sp2 हाइब्रिडाइज, गलत हो गई सर ये बात। CH2 डबल बॉन्ड C, इसको एलीन कहते हैं। CH2 इसमें कॉर्नर वाले जो दो हैं उनका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन बीच वाले का sp सा है, इसलिए एसरेशन गलत हो गया हमारा। और रीजन इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, ये तो सबको दिखाई दे रहा, बहुत आसान था, तो रीजन सही था। एसरेशन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, एसरेशन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो 4 के साथ हम लोग जाएंगे। तो ये सर हमारा था आज का 5 अप्रैल का FST टेस्ट नंबर 44। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन सही समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, हम लोग से कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, हम लोग उसको आगे फर्दर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने इस वीडियो को देखा और इसके लिए अपना टाइम निकाला। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।